नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम बादरा के संजय चौक के एरिया में यहाँ चैन वाला अतिथि सदन धर्मशाला में आए हैं। दोस्तों, यहाँ मेरा उद्देश्य था आपको एक ऐसे शख्स से मैं आज मिलाऊं जो शख्स दोस्तों समाज सेवी कार्यों में एकदम मशगूल है और वर्तमान में वो पक्षियों को बचाने के लिए दोस्तों बहुत बड़ा और एक शानदार अभियान चलाए हुए हैं परिंदे बांधने का। सैकड़ों की संख्या में परिंदे उन्होंने अब तक बांधे हैं और हिंदू चेतना मंच के बैनर तले ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं धर्मशाला आपको दिखा रहा हूँ। ये पहले दिखा दूँ, संजय चौक एरिया है ये। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेन गेट जैसे धर्मशाला का है, ये संजय चौक एरिया है पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं। और इस संजय चौक एरिया के ये जो रोड है ये आगे सादुलपुर को जाने वाली है। जो आगे जो मोटरसाइकिल खड़ा दिखाई दे रहा है वहाँ से ये राइट की तरफ टर्न लेके सीधी सादुलपुर राजगढ़ के लिए ये सड़क निकलती है। और यहाँ ये स्थित है चैन वाला अतिथि सदन संजय चौक के कोने के ऊपर बाएं साइड में आपको बड़ा सा भवन आपको दिखाई देगा। और यहाँ पीपल के दो बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं और उन वृक्षों के नीचे कभी दोस्तों यहाँ इसी एरिया में खेताराम जी भी अपनी धुनी रमाया करते थे। तो यहाँ ये चैन वाला अतिथि सदन है और इसका इंचार्ज जो वर्तमान में है वो प्रदीप गोयल के पास ही है। आप देख सकते हैं यहाँ चैन वाला अतिथि सदन का बोर्ड लगा है। बहुत शानदार दोस्तों, प्राचीन धर्मशाला ये मानी जाती है चैन वाला अतिथि सदन। और यहाँ बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे। ये धर्मशाला को संभाल रहे हैं और यहाँ का जो जिम्मा है दोस्तों धर्मशाला की पूरी देख रेख का वो प्रदीप गोयल के पास है, जो कि समाज सेवी व्यक्तित्व है। हाँ, आपका नाम बॉस? ताराचंद, धर्मशाला वाला तो बोलते हैं। आप कब से इस धर्मशाला का संभाल रहे हैं, साथ संभाल कर? वैसे तो बचपन से ही है इसी जगह हूँ मैं, और अभी 15 साल से फिर मैं वापिस हूँ। बीच में 20 साल छोड़ी थी। अच्छा, और उससे पहले आपका कोई परिवार में यहाँ रहता था? हाँ, मेरा दादा दादी रहते थे इसी धर्मशाला में? हाँ, इसी पूरा जीवन इसी में निकला है। तो यहाँ कितने वर्ष तक लगभग आपके परिवार की सेवाएं हो गई इस धर्मशाला? 33 साल पहले रहे थे और 15 साल अब हो गए फिर। अरे पूरी टोटल मेरी मंगवाई हुई है। अच्छा, इतने वर्ष हो गए। हाँ, तो यहाँ 75 पैसे में मजदूरी की है मैं इस पे। मात्र 75 पैसे इस पे रहा हूँ मैं मंथली? हाँ, मेरा दादा रहता है 12 रुपये महीना। 12 रुपये महीना हाँ, में? इससे और अब से अभी तक मैं इसमें हूँ और इसकी सेवा करता हूँ, भाड़ा गाड़ी करता हूँ। प्राचीन धर्मशाला ही है। बताया जा रहा है कि यहाँ खेताराम जी, हाँ, खेताराम जी का उनका भी स्थान था, सूत्रा था। ये पीपल है ना, अच्छा, ये खेताराम बाबे का लगाया हुआ है। अच्छा, और एक पीपल है। बाल्टी सर पर लेकर हाँ, धूली 3 रमाया बाल्टी करते थी। थे। 3 बाल्टी थी जी। 2 हाथ में थी, जी। एक ऊपर धोने की होती थी। अच्छा। खेताराम बहुत लंबे पूरा जवान देखा हुआ है। अच्छा, बचपन से गुजरे थे। रामतलाई भी उसकी है। हाँ, रामतलाई में उनका स्थान भी है। एक कंपनी भी है। उनकी मानता भी अच्छी है। हाँ, मानते भी अच्छी है। अच्छा। तो क्या अनुभव रहा आपका यहाँ? बस कैसा ठीक फील कर रहे हैं आप? ये चलती है हमेशा से, चैन वालों की अतिथि सदन चलती है और संभालने वाले काफ़ी मैनेजर आ जाते हैं, वो संभालते हैं। अच्छा। अभी फिलहाल प्रदीप गोयल संभाल रहे हैं। इनके इंचार्ज में है। हाँ, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, यहाँ प्रदीप गोयल जी भी पहुँच चुके हैं। ये स्वागत द्वार है धर्मशाला का, मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्रदीप गोयल दोस्तों ऐसी शख्सियत है बाज़ार की, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूँ। आप जो सामने चेहरा देख रहे हैं दोस्तों, उन्होंने जागो पार्टी की तरफ से बादरा विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। आप पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट भी यहाँ बेचते हैं। और दोस्तों, एक समाज सेवी चेहरा है। वर्तमान में हिंदू चेतना मंच के बैनर तले दोस्तों ये शख्स ऐसा अभियान चलाए हुए हैं और उसी से प्रेरित होकर दोस्तों हम जो है इनके पास आए और उनसे बातचीत करने की इच्छा भी हुई, क्योंकि पक्षियों को बचाए रखने के लिए दोस्तों इस भीषण गर्मी में परिंदे बांधकर उनकी प्यास बुझाकर ही इस पक्षियों को बचाने की कवायद को जो है वो अंजाम दिया जा सकता है। और इससे बेहतर कौन जानता है प्रदीप गोयल से बेहतर। तो दोस्तों इनसे जानते हैं। नमस्कार प्रदीप जी। हाँ, नमस्ते जी अनिल जी।
तो प्रदीप जी, आपका जो अभियान हमने देखा, काफ़ी समय से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और खबरें भी आपकी आती रहती है। तो हिंदू जन चेतना मंच के नीचे ऐसा अभियान आपको चलाने की कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे इस अभियान को आपने प्रारंभ किया? हिंदू चेतना मंच के बनने तले ये अभियान जो चल रहा है, ये हम पिछले 2 साल से चला रहे हैं। पिछली गर्मियों में ही हमने परिंडे लगाए थे, और जब बरसात का मौसम आता है, जैसे 1 महीने बाद फिर बरसात का मौसम आएगा, तो पर्यावरण के लिए हम पेड़ पौधे भी लगाते हैं। और अन्य भी हिंदू समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, वो भी हम समय समय पर करते रहते हैं। हिंदू समाज की समस्याओं को उठाना, हिंदू समाज के लिए कार्य करना। और रही बात ये पक्षियों की, जो आप बात कर रहे हो, तो जगह जगह हम जब घूमते हैं तो देखते हैं, न तो कोई इनको पानी की व्यवस्था होती है। बहुत सारे पक्षी पानी और दाने पानी के अभाव में दम तोड़ जाते हैं। तो इसी के मन व्यथित होता है ये देख करके। तब काफ़ी लोगों से हमने चर्चा भी की, तो कहते हैं कि परिंदे ने पानी किसी में डालें, या मिल तो जाएंगे तो उसमें रस्सी डली हुई नहीं होगी, कैसे टांगेंगे, कैसे बांधना नहीं आता, छेद निकालने की समस्या होती है, नहीं हो पाता। सारी व्यवस्था हम हिंदू चेतना मंच की तरह से कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी भादरा की जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, वो भी काफ़ी तन मन से सहयोग कर रही है। आपका सहयोग कर रही है? बिल्कुल सहयोग कर रही है। सभी भादरा के लोग बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे दिल के लोग हैं, और पूरा सहयोग कर रहे हैं। बात करते हैं इस बहाने हम धर्मशाला का अवलोकन भी कर लेंगे। अच्छा, तो कितने कार्यकर्ता प्रदीप जी आपसे जुड़े हैं इस अभियान में? इस अभियान में करीब 50 कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अच्छा, 50 कार्यकर्ता लगे हुए हैं इस अभियान में। तो 2 साल आपको करीब इस अभियान से हो गए। तो क्या आप पक्षियों के लिए दाने की भी व्यवस्था करते हैं, या फिर पानी अभी के परिंदे ही बांधते हाँ, हैं? पानी के परिंदे की व्यवस्था कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, पानी की परिंदे की व्यवस्था कर रहे हैं। और जहाँ दाने की, अगर जो जहाँ ऑलरेडी व्यवस्था चल रही है, उसमें अगर कोई सहयोग करना हो तो उसमें सहयोग अपनी क्षमता अनुसार करते हैं। जिस प्रकार से आप परिंदे बांधते हैं, हमने कल भी आपकी एक कवरेज लगाई थी इसको लेकर। तो परिंदे जैसे बांधते हैं आप, उसी प्रकार से उन परिंदों के पास ही और कुछ दाने का ऐसा कोई यंत्र बनाकर उसी परिंदे के पास ही लटका दिया जाए, और उसमें दाने सभी लोग भी डालें, उनको प्रेरित करें। या आपकी मतलब हिंदू चेतना मंच की तरफ से भी कोई इस प्रकार की स्कीम हो, तो क्या इसके ऊपर विचार आप करेंगे, या कैसी लगती है ये भी? जी, आपका ये सुझाव बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। हाँ, ये हो सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये भी कर सकते हैं। लोगों का पूरा सहयोग तन मन से रहता है, और लोगों से अपेक्षा भी रहती है तन मन धन से हमारा सहयोग करे। लोगों बहुत भादरावासी बहुत अच्छे हैं, और कोई कार्य की शुरुआत करने की जरूरत होती है, सभी लोग इसमें पूरा सहयोग करते हैं। क्योंकि एक कहावत है, आइए चलते हैं, एक कहावत है कि पक्षियों को अगर बचाना है, उनकी प्रजाति को बचाए रखना है, तो उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था प्रमुख रूप से उनका नाम लिया जाता है। तो पानी की व्यवस्था आप कर रहे हैं, तो अगर दाने की व्यवस्था भी पक्षियों के लिए हो जाए, तो भादरा में आपका ये अभियान जो है वो तरक्की भी करेगा, और आपको सराहना भी उससे कहीं ज़्यादा मिलेगी। देखिए अनिल जी, सराहना मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो पक्षियों की जो भूख और प्यास है ना, ये नहीं देखी जाती। प्यास गर्मियों के अंदर जो विशेष मुद्दा रहता है, तो हर समय उनको पानी मिल जाए तो काफ़ी उसकी पूर्ति हो जाती है। रही दाने की व्यवस्था, ये भी हम पूरी कोशिश करेंगे ये भी करने की, तो ये भी अगर लोगों का आशीर्वाद रहा तो कोई ये बड़ी मुश्किल काम नहीं है। बहुत अच्छा और सराहनीय सुझाव आपका, और ये ज़रूर करेंगे। अच्छा प्रदीप जी, क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से विचार था कि आपसे बात भी करें, और आपने चुनाव लड़ा था जागो पार्टी से, और मुझे याद है आपको चुनाव चिन्ह जो विसल मिली थी, सीटी जिसको बोलते हैं, वो मिली थी। तो क्या आगे भी आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? ये अनिल जी 2013 की बात है। मेरा उस समय भी कोई विचार नहीं था चुनाव लड़ने का। कुछ साथियों ने बोला कि जो भी चुनाव लड़ के आते हैं सिर्फ अपने घर भरने के अलावा और उनका कोई काम नहीं होता, और जनता की समस्याओं के लिए वो खड़े नहीं होते। मुझे याद है ऐसे आरोप तो आप पर भी मिले थे कि जागो पार्टी की तरफ से आपको फंड मिला है। ऐसा कोई फंड नहीं है। आप तो खुद पत्रकार हैं, और सब चीज़ की आप तहकीकात भी कर सकते हैं, पार्टी हाईकमान से भी पूछ सकते हैं। आपके पास तो फुल पकड़ने वाले तो हर चीज़ पर आरोप तो भगवान पर भी लगते हैं। हम तो एक मामूली सा इंसान हूँ। ये संस्था हमारी छोटी संस्था है भादरा की, तो आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है। आरोप जो भी लगाते हैं वो भी अच्छी बात है, उससे हमें सीख मिलती है। उनको कोई दुश्मन नहीं मानता जो आरोप लगाते हैं। तो आरोप लगाने वाले भी हैं, सराहना करने वाले भी हैं, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन ऐसा कोई फंड वगैरह नहीं मिला। जी। और जो भी लगा है जनता के सहयोग से पूरा सहयोग मिला। ये अलग बात है, पूरा जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। तो लोगों की अपेक्षा थी कि एक साफ सुथरी छवि का अगर कोई आए तो हम उसको वोट देंगे। मैंने कहा भी यहाँ पर भ्रष्टाचार चलता है, लोगों को पैसे पे वोट बिकते हैं, या शराब भी चलती है, आप भी अच्छे से जानते हैं। ये कोई छुपी बात नहीं है। तो मैंने कहा ये तो हमारे पास सिस्टम में है नहीं, क्योंकि इस चीज़ से हम को दूर है ना, तो हम शराब पिला सकते हैं ना पैसे बांट सकते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास से एक निम्न मिडिल क्लास से मैं आता हूँ,
तो साथियों ने कहा नहीं आप चुनाव लड़िए और हम पूरा सहयोग करेंगे, तो उसमें चुनाव लड़ा था हमने। बहुत अच्छी आपने बात बताई और साफ सुथरी आप बातें करने के लिए जाने भी जाते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूं इनके बारे में कि बनिया वर्ग के ये काफ़ी पॉपुलर और प्रतिष्ठित समाज सेवी चेहरा है और हर समाज सेवी कार्य में आप भाग भी लेते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, क्योंकि यहाँ बादरा की राजनीति है प्रदीप जी, वो बहुत ही अनोखी जटिल राजनीति के लिए बादरा क्षेत्र को जाना जाता है और इसको नेताओं की नगरी भी कहते हैं। तो यहाँ एक तो नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं भारी भरकम एक प्रकार से दनबल का प्रयोग यहाँ किया जाता है। और अगर आप विधानसभा चुनाव भी अगर आप ले देखें तो यहाँ बड़ी जटिल सी राजनीतिक प्रक्रिया है और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स काम करते हैं। तो क्या कहेंगे आप बादरा की राजनीति के बारे में? और जो नगर पालिका के अंदर पार्षदों के जो चुनाव होते हैं करोड़ों रुपए लगभग लगाकर एक पार्षद नगर पालिका में आता है 2-4-5 हज़ार रुपये की तनख्वाह के लिए। तो क्या वो तनख्वाह के लिए यहाँ आ रहा है 4-5 हज़ार की 1 करोड़ रुपए लगाकर, या फिर वो किसी और उद्देश्य के लिए आते हैं? कुछ आपसे जानना चाहूँगा मैं इस वक्त। देखिए अनिल जी, ये तो किसी छुपा हुआ नहीं है, 2-4 हज़ार की तनख्वाह के लिए कोई नहीं आ रहा है। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, बहुत अच्छे भी हैं कार्यकर्ता ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च नहीं करते हैं, बहुत ऊर्जावान भी है जो सेवा कार्य भी करते हैं। मैं किसी भी पर्सनल एक व्यक्ति का किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि आते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और ये सेवा कार्य की तरफ ध्यान नहीं देते। करोड़ों, मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा अनिल जी, करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करते हैं। इसकी वजह ये, अगर उनके पास भगवान ने दिया है बहुत कुछ पैसा है तो ये जनता की भलाई के लिए अगर पहले खर्च कर दे तो चुनाव में खर्च करने की नौबत ही नहीं आएगी। और दूसरा, अगर पैसे नहीं भी खर्च करें, जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं तो सरकार का बजट ही काफ़ी आता है। काम कराना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत काम हो सकते हैं, लेकिन इतना बजट आता है, लोगों के पास सामर्थ्यवान है, चुनाव में नापसंद रुपए खर्च करते हैं लेकिन फिर भी विकास कार्य नगण्य रहता है, जीरो रहता है। नहीं, आपकी बात से और हमारे सवाल के बीच से एक असमंजस की स्थिति संभवतः दर्शकों के लिए उभर रही है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आपने पैसे की बात की, वो पैसे जनता पर पहले खर्च कर दिए जाए तो एक तो स्थिति स्पष्ट ये करना चाहेंगे कि पार्षद वो पैसे अपनी जेब से या अपने निजी खर्चे से नहीं लगाता है, और यहाँ जो चेयरमैन पद का दावेदार होता है वही उन पार्षदों के ऊपर प्राय खर्चा करता है। तो वो फिर चेयरमैन अगर इस प्रकार से वार्डों में काम करा देंगे तो चुनाव की आवश्यकता ही क्या है? वो तो उनका ओहदा तो एक प्रकार से चेयरमैन से कहीं बड़ा हो जाता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैंने ये नहीं कहा कि पहले आप पैसे लगा दें, मैंने कहा अगर भगवान ने उनको दिया है तो समाज सेवा के तौर पर भी वो काम कर सकते हैं। ये जो पद होते हैं, चाहे वो पार्षद का हो या चेयरमैन का हो या ये विधायक का हो, ये एक तरह से सेवा करने के लिए होता है। लेकिन ये सेवा करने के बजाय जो कुछ हो रहा है हमारे सामने हम देख रहे हैं, तो इसकी बजाय मैं कहूँ अगर सामर्थ्यवान है, अगर वास्तव में उसकी नीयत सेवा करने की है तो पहले लगा सकते हैं। और अगर सामर्थ्यवान नहीं है, चेयरमैन उससे पैसे खर्च करता है पार्षदों पर जैसे आपने कहा, तो अगर चेयरमैन सामर्थ्यवान है तो वो भी खर्च कर सकता है। अनेक प्रकल्प चलाए जा सकते हैं, विकास के नापसंद कार्य चलाए जा सकते हैं। किसी इसके लिए ना किसी सरकार की आवश्यकता होती है उसकी परमिशन की, ना और बहुत सारे कार्य हैं किए जा सकते हैं अगर सामर्थ्यवान है। अगर वो नहीं कर पाता है, उसकी क्षमता इतनी नहीं है किसी पार्षद की, तो बगैर पैसे भी जनता का सहयोग बहुत मिलता है, ऐसी बात नहीं है। वो सेवा कार्य कर सकता है और फिर उसे वोट मांगने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे उसको। तो आपने ऐसे लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा व्यंग्यात्मक प्रहार भी किया है और होना भी चाहिए प्रदीप जी, हम भी आपकी इस बात से सहमत है। क्षेत्र में अगर काम किया जाए ईमानदारी के साथ तो जनता भी कहीं ना कहीं उसका फल उसको अवश्य प्रदान करेगी। और यहाँ जो चलन चल पड़ा है आजकल, हम देखते हैं करोड़ों रुपए लगाते हैं, उसके बाद में यहाँ काम कुछ नगर पालिका में होते नहीं है और जनता यहाँ भटकती रहती है। वर्तमान में भी आप नगर पालिका का हाल देखते हैं। तो चलो छोड़िए इस विषय को और हम नई बात करते हैं। आपने कभी क्यों नहीं चुनाव लड़ा पार्षद का, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं तो आपने कहा ना कि जब समाज सेवा करते हैं तो उसको फल जनता देती है। फल की आशा तो करनी नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म करेंगे, फल की आशा नहीं करेंगे, फल तो देना परमात्मा के हाथ में होता है। अगर कोई ये सोचता है मैं चुनाव लड़ लूँ और जीत जाऊँगा इसलिए मैं सेवा करूँ, तो उसको सेवा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सेवा अलग क्षेत्र है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो एक अलग फैक्टर है। किसी की रुचि हो सकती है, किसी जनता की भावना हो सकती है, उसके लिए उसे खड़ा होना पड़ सकता है चुनाव में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके न चाहते हुए भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है, वो एक अलग फैक्टर है। अगर सेवा इसलिए कर रहा है कि वो चुनाव लड़ दूंगा जीत जाऊँगा, तो ये उसको घर ही बैठ जाना चाहिए, सेवा नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप ऐसे पचड़ों में नहीं पड़ेंगे और आप अपना कर्म करते रहेंगे, उसका फल अपने आप स्वतः ही मालिक जो है आपको प्रदान करेगा। ये फल मिले ना मिले वो तो परमात्मा जाने।
ये कर्म अपने का करता रहना चाहिए। आदमी निठल्ले बैठे रहते हैं, मैं देखता हूँ काफ़ी लोग ताश खेलते रहते हैं, इधर बैठे रहते हैं, उधर घूमते रहते हैं, लोगों की चुगली करते हैं, लोगों को कटाक्ष करते रहते हैं, लोगों के साथ हर तरह की हरकतें करना, किसी को फंसाना, किसी इस तरह से कार्य छोड़ करके अगर वो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ वही समय लोगों पर खर्च न, बुराइयों में खर्च न करते हुए अगर अच्छाइयों में सकारात्मक खर्च करे तो रिजल्ट भगवान के इसे छोड़ दिया अपने, इसे दिमाग ही क्यों लगा मिले या नहीं मिले। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव ऐसा कोई मन न तो पहले था ना कोई अब है, और आगे क्या होने वाला है अनिल जी, ये तो कल का आपको भी नहीं पता और मेरे को भी नहीं पता। अच्छा, कोई विधानसभा का चुनाव एक बार पुनः आप लड़ने की इच्छा आपकी है? फिलहाल ऐसी कोई इच्छा नहीं है अनिल जी, परमात्मा आगे क्या कराएगा कल का अपने जीवन का ही नहीं पता है। अच्छा, एक मैं व्यापारी लाइन से आपके, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो शख्स आप देख रहे हैं प्रदीप जी गोयल समाज सेवी है, इनका प्रतिष्ठान भी है, व्यापारिक प्रतिष्ठान जो खूबराम जी की मूर्ति चौक है वहाँ। अच्छा, आप पतंजलि के भी कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, तो क्या आप उनकी कोई एजेंसी लानी पड़ती है? एक एजेंसी गुड़ मंडी में भी है और उनके साथ थोड़ा बहुत विवाद भी एक बार पूर्व में आपका हुआ था, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं हुई। वो पतंजलि जो गुड़ मंडी के अंदर पतंजलि स्टोर है, वो पतंजलि एजेंसी नहीं है, वो पतंजलि चिकित्सालय है। चिकित्सालय अलग होती है, एजेंसी अलग होती है। तो वो चिकित्सालय भी मेरे नाम से था, मैं ही लेके आया था उसको, वो मंजूर कराया था मैंने पतंजलि बाबा रामदेव जी से। अच्छा। और 1 साल मैंने चलाया भी उसको, फिर उसको पार्टनर भी बनाया था मैंने। तो चुटपुट जैसे ही लगा कोई विवाद होने वाला है, तो मैं विवादों से जो मतलब कि राड़ से कह रहे हैं मारवाड़ी में, राड़ से बाढ़ गणी अच्छी हुआ है, तो लोग तमाशा देखे, उससे अच्छा है कि आप नीचे आप दूर हो गए और उसको दे दिया। और मूर्ति चौक अपना जो प्रदीप गोयल की दुकान के नाम से जो पतंजलि स्टोर चल रहा है, पतंजलि के सभी प्रोडक्ट वहाँ रखते हैं, और उसके लिए कोई एजेंसी की जरूरत नहीं होती, कोई भी रख सकता है। ये ओपन मार्केट में स्वामी जी उस समय जब मैं लेके आया था तो वो एजेंसी की और ये चिकित्सालय मंजूर करना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पतंजलि का आइटम बेच सकते हैं, ये ओपन मार्केट में आ गया है। अच्छा, आपके पास सब? हाँ, मिलेगा, मार्केट में कोई भी रख सकता है, प्रत्येक दुकानदार रख सकता है, ये ओपन मार्केट है। चलो, पतंजलि के प्रोडक्ट के बारे में तो जनता वैसे ही जानती है, और स्वदेशी प्रोडक्ट होते हैं बाबा रामदेव जी के, तो इसको लेकर तो चलो छोड़ो, सभी जानते हैं। आपको व्यापार से संबंधित, बाजार से संबंधित मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आया है। जिस प्रकार से व्यापार मंडलों का अलग अलग गठन हुआ और संयुक्त व्यापार मंडल भी बादरा में चल रहा है, इसकी गतिविधियां पिछले काफ़ी समय से, जब से एक नया अध्यक्ष बना है और कुछ विवाद भी हुआ था, वो लगातार बंद सी पड़ी है। कोई कार्यक्रम भी नहीं होते, किसी प्रकार से व्यापारियों की आवाज़ जिस प्रकार से चंपालाल गोयल उठाते थे, इस प्रकार से कोई गतिविधियां नज़र नहीं आती। तो क्या कहेंगे आप इस व्यवस्था पर व्यापारियों की? अनिल जी, आपकी बात सही है, पहले जो गतिविधियां काफ़ी चलती थी उतनी नहीं चल पा रही है। रही बात, छोटे मोटे विवाद तो हर जगह होते ही रहते हैं, प्रत्येक घर में भी होते हैं, प्रत्येक संस्थाओं में होते हैं, छोटे मोटे होते थे विवाद, तो आपस में बैठ के सुलझा लेनी चाहिए। और रही बात गतिविधियों की, तो वो पर ऊर्जावान जो अगर उसका अध्यक्ष होगा, किसी भी संस्था हो, व्यापार मंडल की बात नहीं कर रहा मैं, किसी व्यक्ति पे इस पर आक्षेप भी नहीं कर रहा कि कम कर रहा है ज़्यादा कर रहा है, हो सकता है उसके बाद मजबूरियाँ और कोई 10 काम और साथ में हो तो टाइम नहीं निकाल पाते हैं कोई लोग, लेकिन जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, थोड़ा करते हैं या ज़्यादा करते हैं, वो एक अलग मैटर है। मैं किसी के खिलाफ ऐसा आक्षेप नहीं करना चाहता। हाँ, कि गुटबाजी, फिर वो गुटबाजी नया विवाद फिर पैदा हो जाएगा। चलो, फिर इससे आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और अपने मूल विषय पर ही लौटते हैं। जिस प्रकार से आपने ये जो परिंदों के लिए कार्य शुरू किया था और उसकी समाज सेवा से आपकी प्रेरित होकर हमने आपका एक साक्षात्कार करने का विचार किया था, और वही साक्षात्कार दर्शकों आप देख भी रहे हो, प्रदीप जी गोयल के साथ हम वार्ता कर रहे हैं। तो उससे संबंधित ही एक सवाल मैं जानना चाहूँगा प्रदीप जी, जिस प्रकार से आपने परिंदे बनाने का कार्य किया है और जगह जगह बादरा के लगभग मेरे हिसाब से आपने सभी कोनों में, स्कूलों में, सरकारी कार्यालयों में और सार्वजनिक जगहों में आदि जगहों पर परिंदे आपने बांधे हैं, तो कितनी संख्या में अब तक परिंदे बांध चुके हैं और आगे भी आपका क्या प्रायोजन है, कितनी की योजना है आपकी परिंदे बांधने की? अनिल जी, ऐसा है, हमने बादरा का लगभग 75% एरिया कवर कर लिया है। अच्छा। सारे सरकारी विभाग वगैरह है वो कवर कर लिए हैं, निजी या सार्वजनिक स्थल हैं वो कवर कर लिए हैं, जो मेन मुख्य मार्ग है उनको भी कवर कर लिया है, धर्मशाला है, स्कूल है। आज सुबह ही जैसे हमने वो LBS स्कूल के अंदर भी लगाए हैं परिंदे, और एक मोची मोहल्ला है वहाँ धर्मशाला के पास भी परिंदे आज सुबह भी लगाए हैं, और कल सुबह हमने ये उसके अंदर कन्या महाविद्यालय और उसके अंदर लगाया था। तो ये 75% कवर हो चुका है, 150 परिंदे अब तक बन चुके हैं। अब 50 परिंदे और बांधेंगे, 200 परिंदे बांधते ही पूरी बादरा कवर हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी अपने घरों में, दुकानों में आसपास परिंदे लगाना चाहता है या कुंडे रखना चाहता है दाने के लिए या पानी के लिए,
तो उसके अगर वो सक्षम नहीं है परिंदे लेने के लिए तो संस्था से संपर्क कर सकता है, अपने बेस पे लगाता है, बहुत अच्छी आप बात परिंदे है। उनको हाँ, देते निःशुल्क उपलब्ध कराएगी ये संस्था। अच्छा, इसमें परिंदों में पानी रेगुलर डालने की क्या व्यवस्था है? आप किस प्रकार का संकल्प दिलाते हैं या खुद रखते हैं, आपकी संस्था करती है? ये इसका कार्य कैसे करते हैं? अनिल जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। ये मेन चीज़ है। परिंदे बांधना तो कोई भी बांध सकता है, लेकिन प्रॉपर उसमें पानी होना चाहिए। नहीं, फोटो खिंचाने के लिए परिंदे बांधना कोई बांध सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, तो हम परिंदे भी वो जो बांधे हुए हैं वो भी दिखाएंगे। उनके अगर अंदर पानी है तो वो भी फोटो कैमरे हम दर्शकों को दिखाएंगे। इसके लिए आपको मैं सचेत भी कर रहा हूँ, तो हम कहीं भी किसी प्रकार से इस प्रकार की कवरेज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछा है कि पानी की आप व्यवस्था किस प्रकार से करते हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है या फिर आपसे कोई परिंदे बांधने के लिए ले जाता है फिर उसकी होती है, क्या व्यवस्थाएं रहती है? परिंदे तो अनिल जी, हमारे जो संस्था के कार्यकर्ता हैं या अन्य जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं वो साथ में चलते हैं और जगह जगह जहाँ उचित जगह लगती है वहाँ लगाते हैं। और लगाने से पहले वहाँ जो नज़दीक में कोई भी दुकान मकान या कोई होटल है और है उनसे संपर्क करते हैं, यहाँ परिंदा लगा रहे हैं, उनको वो गोद दे देते हैं, ये परिंदा आपका है, इसमें पानी डालना सुबह शाम और 2 दिन से उसकी सफाई करना, क्यों पत्ते बीट वगैरह हो जाती है उसमें, तो उसकी सफाई करना उसकी जिम्मेदारी होती है। बड़ी कोई आनंद से खुशी से कहता है हाँ जी जरूर लगाओ भाई साहब, बहुत बढ़िया कार्य है और मैं करूँगा जिम्मेदारी से। वहाँ परिंदे लगाते हैं। थोड़ा सा कोई आनाकानी करता है कि देखेंगे लगा देंगे कर देंगे, वहाँ हम परिंदे नहीं लगाते हैं। कोई एक बार मना करने के बाद में दूसरे दिन आके नहीं भाई साहब लगा दो कर लूँगा, तब भी हम परिंदे नहीं लगाते हैं। 100% 101% जो चाव से लगाते हैं, जो सेवा भावी है, उनकी जगह पर हम परिंदे लगाते हैं, उन्हीं को वस्तु करके आते हैं। उसके अलावा हम 2-4 दिन से हमारे कार्यकर्ता जहाँ भी होते हैं वहाँ परिंदों को चेक करते हैं। वहाँ पर अभी तक अनिल जी कोई परिंदा हमें खाली मिला नहीं। बहुत अच्छी बात है। हालांकि हमने जो अभियान शुरू किया, हमने ये सोचा भी अगर 200 परिंदों पूरी बाधा कवर हो जाती है, क्यों पिछले साल भी हमने लगाया था, ये हमें अनुभव 200 में हो जाती है पूरी बाधा कवर। अगर कोई परिंदा अगर खाली मिलता है तो सोचा कि दूसरी जगह लगाया जा सकता है, ये हमने किया, लेकिन अभी तक खाली मिला नहीं। हमने तो ये सोचा 200 परिंदे लगाएंगे, हो सकता है उसमें 10% परिंदे खाली रह जाएं। 180 अगर कामयाब 90% अगर कामयाब हो जाता है तो मिशन कामयाब है। लेकिन अभी तक तो हमें कोई खाली नहीं मिला एक भी। बहुत ही भादरा के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्रेम से बहुत ही सेवाभावी लोग हैं। चलो, काफ़ी अच्छा अभियान आपने चलाया हुआ है। प्रदीप जी, एक सवाल मैं आपसे वो जानना चाह रहा था, जिस प्रकार से वर्षों पहले मुझे याद है मदन लाल महिपाल नाम से एक शख्स हुआ करते थे, समाज सेवी प्रवृत्ति के थे, तो उनके द्वारा 1-1 रुपया बाजार से दुकानों से लिया जाता था पक्षियों को दाना डालने के लिए। तो क्या कोई ऐसी योजना आप भी चला सकते हैं, या आप 1-1 रुपया ना भी ले तो इस प्रकार से आप अपनी जो हिंदू चेतना मंच है उसके माध्यम से जनता को मैसेज भी आज हमारे माध्यम से साफ संदेश के माध्यम से दे सकते हैं, ताकि आप परिंदों के साथ साथ दानों की भी व्यवस्था किसी प्रकार से संचालित कर सके और ऐसा एक पात्र बना सके जो परिंदे के पास उसी पेड़ पर वृक्ष पर आप टांग सके। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये मैंने पहले भी कहा अनिल जी, ये बहुत अच्छा विचार है और हम पूरा प्रयास करेंगे। ये मतलब परिंदों के पास में या थोड़ी दूरी पर जहाँ भी उचित जगह हो, कई जगह परिंदे बांधने की जगह उचित होती है लेकिन दाना पानी की व्यवस्था वहाँ पर उचित नहीं लगती, तो जहाँ भी व्यवस्था होगी पूरी कोशिश करेंगे। आपने मदन जी की बात कही, मदन जी बहुत अच्छे समाजसेवी है, बहुत अच्छे इंसान है और अभी भी जैसे समाज भवन में है और कल्याण भूमि में ये दाना पानी की व्यवस्था चलती है, अलग अलग मंदिरों में भी चलती है, काफ़ी जगह चल रही है, लोग अपने घरों में छतों में भी रखते हैं और वैसे ये व्यवस्था बहुत बढ़िया है। लेकिन एक मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये हम कहीं धर्म के चक्कर में पाप न कर बैठे हैं। अब जो गर्मी का मौसम है अनिल जी, तो अब गर्मी के अंदर जो ज़्यादातर क्या करते हैं, बाजरी डालते हैं, तो बाजरी बहुत गर्म होती है। ये कम से ज़्यादातर तो ये कबूतर होता है ना, उनके लिए बहुत ही हानिकारक है। ये जो कबूतर जब बाजरी खाते हैं तो 2-3 दिन में ये अंधे हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं उसको दाना पानी डालें, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, क्या हो गया इनको, अंधे हो जाते हैं और उसके लीवर वगैरह ये भी सारे डैमेज हो जाते हैं और वो 2-3 दिन में दम तोड़ जाता है। तो मेरी सभी भादरावासियों से या चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में जहाँ भी ये संदेश जा रहा होगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाजरी का थोड़ा ध्यान रखें, गर्मी में इसे न डालें। अगर हम सतनाजा डालते हैं 7 तरह का अनाज, उसमें बाजरी ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। और भी बहुत तो क्या अनाज इनके लिए उपयुक्त रहेगा? आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो सत अनाजों में और अनाज भी बहुत होते हैं, ये चावल भी बहुत ठंडे होते हैं, जो भी डाला जा सकता है, और भी बहुत सारे अनाज होते हैं, गेहूँ भी डाले जा सकते हैं। सत अनाज में 7 तरह के अनाज होते हैं, बाजरी को छोड़ के कुछ भी डाल सकते हो। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात बताई। एक प्रकार से मुझे भी ये लगा कि साइंटिफिक रीज़न भी ये होगा। तो दर्शकों हमारे, आपने सुना होगा किस प्रकार से प्रदीप जी गोयल ने अपने अनुभव का बखान करते हुए यहाँ एक शानदार बात आपको बताई।
है जहाँ भी आप पक्षियों की सेवा करने का अगर मादा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो इस प्रकार की आप व्यवस्था कर सकते हैं। बाजरे के दाने बताए जा रहे हैं कि गर्मियों में कबूतरों के लिए विशेषकर बहुत हानिकारक भी होते हैं, और आपने देखा भी होगा, हमने भी देखा है, अक्सर कबूतर कई बार सीधे ही आसमान से उड़ते हुए ज़मीन पर आ गिरते हैं और अपना दम भी तोड़ देते हैं। तो कुल मिला के हो सकता है ऐसी कोई बीमारियां इस प्रकार से हो। तो प्रदीप जी, अंतिम सवाल मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि आप जब परिंदा लगाते हैं तो सबसे प्रमुख चीज़ आपके दिमाग में क्या रहती है? क्या किसी वृक्ष पर ये परिंदे लगाते हैं, या आप आगे कोई संकल्प लेंगे भादरा में कोई ऐसा बड़ा सार्वजनिक वृक्ष नहीं छोड़ेंगे जहाँ परिंदा नहीं बंधा हो? तो क्या आप किस प्रकार की योजनाएं हैं इसमें आपकी? ऐसा है अनिल जी, हमारी एक अपेक्षा ये रहती है कि हम पेड़ पे ही लगाएं, क्योंकि वहाँ पर छाया मिल जाती है और पानी भी मिल जाता है, दोनों व्यवस्थाएं वहाँ एक साथ हो जाती है। और दूसरा ये रहता है कि भादरा का कोई भी कोना खाली न रहे। हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में, हर एक वार्ड में, हर एक रोड पर मतलब दो चार परिंदे हर जगह लगे, पूरा एरिया को रो, पक्षी जहाँ भी हो उसे नज़दीक में ही उसे वो छाया और पानी की व्यवस्था मिल जाए। और रही दाने की व्यवस्था, तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे। भादरा अभी भी लगभग 7-8 जगह दाने पानी की व्यवस्था चल रही है। हाँ, तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था वैसे भी है। लोग वैसे भी मैंने बताया बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही समाजसेवी लोग हैं। अभी भी लोगों में ये प्रेरणा बुजुर्गों से, संस्कारों में है लोगों के। हम पहली के रोटी गाय के लिए निकालते हैं, कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं। ये व्यवस्था काफ़ी घरों में छूट चुकी है, दुर्भाग्य की बात है। तो लोगों से ये भी अपील करूँगा, पहली रोटी गौ माता के लिए भी रखें, और अपने घर के पास में भी आप छोटे से कुंड रूम में, आजकल तो बने बनाए भी आते हैं छोटे से, वो पानी के लिए रखे जा सकते हैं कुंडे, या कोई अपने घर की जगह, घर के पास इतनी जगह नहीं है तो कहीं सार्वजनिक जगह पर भी रखे जा सकते हैं। गाय के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए ये आप व्यवस्था करें तो बहुत ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, और अच्छा लगा आपसे बात करके, और दर्शकों ने भी संभवतः आपकी बातों को पसंद किया होगा, हमारे सवाल और आपके जो जवाब थे उन जवाबों को पसंद किया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका साफ संदेश की तरफ से। आपके अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है प्रदीप गोयल, और वर्तमान में हिंदू चेतना मंच के अध्यक्ष भी हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये धर्मशाला, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी मेरे दिमाग में अभी आया है, तो ये मैं पूछ ही लेता हूँ। चैन वाला अतिथि सदन का कार्यभार भी आप संभाल रहे हैं प्रदीप जी? हाँ जी अनिल जी। तो कब से आप संभाल रहे हैं? ये 1.5 साल हो गया अनिल जी। अच्छा, तो कैसी व्यवस्था है? आपने बहुत से सुधार भी यहाँ किए हैं, जैसा कि यहाँ संचालक है तो देख रेख करते हैं, उन्होंने बताया भी था और हमने भी देखा है। तो क्या रिक्वायर्ड है या किस प्रकार से आप आगे यहाँ धर्मशाला में योजनाएं आपकी? अनिल जी, जब मैंने संभाला है, इसका पीछे का तो कोई बजट था नहीं, न कोई हिसाब किताब दिया गया था, न कोई बजट था मेरे पास। तो जीरो से शुरू किया इसको 1.5 साल पहले। तो यहाँ देखा तो पानी की व्यवस्था में भी गड़बड़ी थी। जैसे कि नया तो पानी बंद करनी अवधि भर गई, तो वाल भी नहीं थे, कहीं टूटी हुई थी, कहीं ये वॉश बेसिन में मिस्टेक थी। तो ये पानी की व्यवस्था सारी सही करवाई। बिजली फिटिंग में भी जगह जगह स्विच टूटे हुए थे, कुछ और थे, उनकी व्यवस्था भी सही करवाई है। और एक मेन जो समस्या इसकी थी, धर्मशाला रोड से काफ़ी नीचे हो गई। हाँ, तो इसके कारण पानी भरता है इसके अंदर। तो इसके लिए हमने ये जो कमरे आप देख रहे हैं, इसको हमने लगभग 2.5 फुट ऊपर उठाया है इन कमरों को। हाँ, ऊपर भी उठाया है, और हम देख सकते हैं ये सीमेंटेड आपको दिखाई दे रहे हैं, गेट ऊपर किए गए। आपने काफ़ी काम भी किया है। तो क्या इसकी कॉस्ट लगती है ब्याह शादी में, अगर कोई बुक करवाना चाहे तो? ब्याह शादी के अंदर, शादी में बुक रहता है तो पहले तो ये क्या सिस्टम था अनिल जी, इसका किराया अलग था और बिजली का अलग था, सफाई का अलग था, अलग अलग मैटर बताए जाते, उसमें विवाद होता था। और आपको पता, मैं विवादों से दूर रहने वाला, कोई भी कार्य से नहीं, बिना विवाद के नहीं किया जा सकता। हर कार्य बगैर विवाद के भी हो सकता है। तो ये मैंने क्या किया, बिजली पानी साथ झंझट हटा दिया, एक मुफ्त कर दिया। अब फिलहाल इसके 12,000 रुपये एक शादी जो बुकिंग होती है, बुकिंग लेते हैं। और कोरोना काल के अंदर बुकिंगें कम आई, कुछ क्या अपने आसपास में धर्मशालाएं बहुत हो गई, और मैरिज प्लेस भी खुल गए। बहुत अच्छी बात है, व्यवस्था बढ़नी चाहिए, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। लेकिन ये यहाँ पर बजट नहीं होने की वजह से इसमें ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया, और ये कमी हम मानते हैं। बाकी धर्मशाला में काम चल रहा है, बहुत अच्छी धर्मशाला है, बापू वाला, लोहारी वाला, सिंधी वाला धर्मशाला, बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है। यहाँ पर भी हम प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि धर्मशाला का पूरा ही कायाकल्प हो जाए। लेकिन इसकी बजट की हम व्यवस्था भी, बातचीत हमारी चल रही है। अगर ये सिरे चढ़ गई और जनता का आशीर्वाद रहा और परमात्मा की इच्छा हुई, तो जरूर ये धर्मशाला का कायाकल्प होगा और एक नए रूप में आप इसे देख पाएंगे। क्योंकि आपकी ईमानदारी और आपकी जो सच्ची बातें हैं, उससे प्रेरित होकर संभवतः मालिक आपको इसकी व्यवस्था प्रदान करेंगे। तो प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ ही साफ संदेश से दोस्तों, मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।